हेलो दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे जीएस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिकंदर महान के बारे में, जानेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर एक ऐसा शासक था दोस्तों जिसने विश्व विजेता का अभियान जारी किया था। ठीक है, विश्व पे विजय प्राप्त करने की उसके ऊपर जो एक जुनून सवार थी। कारण इसका ये होता है दोस्तों, सिकंदर बहुत कम उम्र से युद्ध नीति में काफी ज्यादा माहिर होता है और बहुत कम उम्र से कई बैटल्स, कई युद्ध लड़ता है लगातार, जिसमें उसको जीत की प्राप्ति होती है। जीत प्राप्ति के कारण सिकंदर का साहस इतना मजबूत होता चला जाता है जिससे वह विश्व पे विजय प्राप्त करने का एक सपना देख लेता है और एक उस पर जुनून सवार हो जाता है, और यही कारण है जो वह विश्व विजेता का अभियान जारी करता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई विश्व विजेता की, लेकिन जब वो भारत विजय के अभियान पे चलता है, जब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों वो सिर्फ हम भारत विजय के अभियान पे पढ़ेंगे, सिकंदर का भारत में आगमन। ठीक है, जब ये मैसेडोनिया का शासक होता है, ठीक है दोस्तों, मकदूनिया मैसेडोनिया, ठीक है, आप समझ सकते हैं। सिकंदर मैसेडोनिया का शासक होता है, ये भारत विजय के अभियान पे जब चलता है तब से हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जब ये भारत विजय के यानी कि अखंड भारत पे ये आक्रमण करता है तब से हमारा जो है ये टॉपिक चालू होगा। सबसे पहले हम छोटी सी एक बेसिक जानकारी देख लेंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट किया है सिकंदर का जन्म कहाँ पे हुआ। सिकंदर का जन्म जैसा कि आप सभी जानते हैं मकदूनिया, ठीक है, और कब हुआ था, तो एक सेकेंड दोस्तों, ठीक, सिकंदर 355 BC यानी कि ईसा पूर्व में, ठीक है, और इसका कार्यकाल क्या रहता है सिकंदर का, 325 BC तक। ठीक है दोस्तों, 356 BC में सिकंदर का जन्म होता है और उसका कार्यकाल जो रहता है 325 BC यानी कि 325 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, BC यानी कि पीछे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कुछ सिकंदर के बारे में बेसिक जानकारियां जो यहाँ पे मैंने नोट कर रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप था। इसके गुरु अरास्तु थे। ठीक है दोस्तों, अरास्तु। सेनापति सेलुकस निकेटर कौन सा सेनापति था, तो स्थलीय सेनापति सेलुकस निकेटर था। इसके घोड़े का नाम, इसके प्रिय घोड़े का नाम था बाउकफेला। ठीक है दोस्तों, बाउकफेला के नाम पे इसने यहाँ पे झेलम नदी के किनारे एक शहर भी बसाया था जहाँ पे इसने हाइडन स्पीच का युद्ध लड़ा है। अभी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे बाउकफेला नामक शहर बसाया था। ठीक है, सिकंदर 19 माह तक भारत में रुका था, भारत अभियान पे था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर जो था भारत में कितने समय तक रुका हुआ था। ठीक है, तो वो 19 माह तक भारत अभियान पर था। अभी तो हमने ये सिकंदर के बारे में देखा है, लेकिन सिकंदर की शुरुआत होती है, यहाँ से हम पढ़ेंगे मगध से। इससे पहली वाली क्लास में हमने मगध को पढ़ा था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम मगध साम्राज्य को रिकॉल करेंगे इसमें, ताकि हमें जो सिकंदर का आगमन और सिकंदर के आक्रमण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मगध को देखेंगे। मगध जो कि हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है, मगध बिहार में स्थित। ठीक है, मगध जो है, मान लीजिए भारत है, भारत का मैप, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बिहार स्थित है और बिहार में स्थित है मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य। मगध में हमने 4 डायनेस्टी देखी थी, हर्यक वंश को, शिशुनाग वंश को, नंद वंश को और मौर्य वंश को। ठीक है दोस्तों, हमने ये 4 डायनेस्टियां देखी। ठीक है, जब हर्यक वंश आता है यानी कि बिंबिसार जिसकी स्थापना करते हैं, वो जो होते हैं मगध के क्षेत्र का विस्तार करते हैं। ठीक है, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से, तीनों तरीके से मतलब मगध साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक है, मगध साम्राज्य अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी नींव को हिला पाना नामुमकिन था। ठीक है दोस्तों, तो मगध साम्राज्य जो इतना विख्यात और इतना शक्तिशाली बन के उभरता है 16 महाजनपदों में से अकेला मगध, तो इसके मुख्य कारण क्या है, ये 4 डायनेस्टी आती हैं लगातार, ये क्या करती है, मगध साम्राज्य का विस्तार करती चली जाती है, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, भौगोलिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे यहाँ पे शिशुनाग वंश को। जब शिशुनाग डायनेस्टी आती है तो ये भी विस्तार करती है आर्थिक तरीके से। नंद वंश आता है तो ये भी विस्तार करता है। मौर्य वंश
अंतिम चरण पे मौर्य वंश जो रहता है वो मगध साम्राज्य को एकदम अपनी चरम सीमा पे पहुंचा देता है। हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहले सिकंदर के चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर जो है हम मौर्य वंश की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो 3 डायनेस्टियां लगातार आती है, ये क्या करती है, मगध का विस्तार करती चली जाती है। मगध का इतना शक्तिशाली होने का कारण क्या होता है, मगध जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी दूर में रहता है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो होता है काफी दूरी तक फैला हुआ होता है। इधर मगध के पास इधर झारखंड वाला हिस्सा होता है, बिहार यानी कि झारखंड वाला हिस्सा, जिससे उसे लोह, लकड़ी, हाथी के दांत या आदि प्राप्त होते हैं, जिससे क्या होता है, युद्ध सामग्री बनाने में ये लोग संपन्न हो जाते हैं। मगध इसका शक्तिशाली होने का मुख्य कारण ये भी है कि झारखंड वाले हिस्से से, यानी कि झारखंड वाले हिस्से से इसे लोहा, लकड़ी, हाथी के दांत, ये सब जो थी सामग्री प्राप्त होती है, जिससे क्या होता था, ये युद्ध की सामग्री बनाने में एकदम परिपूर्ण हो जाते थे। ठीक है, मगध के पास नदियों की भी कोई कमी नहीं थी, जिससे क्या था कि वहाँ की भूमि उर्वरकता वाली थी, उपजाऊ थी, जिससे कृषि भी बहुत अच्छी होती थी, कृषि व्यवस्था में भी ये लोग आगे थे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य जो था वो हर तरीके से सक्षम साम्राज्य था और एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, विशाल साम्राज्य बना। मुख्य कारण ये रहा कि जितनी भी डायनेस्टी आई, इन्होंने इसका विस्तार किया। ठीक है, और विकास पे ज्यादा ध्यान दिया, क्षेत्रीय पर और आर्थिक और राजनीतिक तरीके से। ठीक है, यही कारण रहा कि मगध पर जब सिकंदर भारत विजय अभियान पे चलता है तो मगध पर आक्रमण करने की नीति बनाता है, परंतु ये आक्रमण कर नहीं पाता दोस्तों, और ये जो होता है व्यास नदी से ही पार करने से इसकी सेना मना कर देती है, और ये जो होता है अपने देश की तरफ दोबारा लौट जाता है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर का कार्यकाल देखा, सिकंदर का आपने जन्म देखा 356 BC यानी कि 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। कहाँ पे, तो मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे मकदूनिया की तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए ये मकदूनिया, मैंने मैप से इसको दर्शाया। ठीक है, सिकंदर कहाँ का था, तो मकदूनिया का। सिकंदर जब अखंड भारत की तरफ बढ़ता है, यानी कि दोस्तों अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी देश शामिल हो जाते हैं, और वर्तमान जो हमारा भारत है वो आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, और अखंड भारत की यदि बात करें तो इसके पश्चिमतल देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये अखंड भारत की तरफ बढ़ता है सिकंदर, जिस समय की हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। सबसे पहले ये मतलब तक्षशिला, 16 महाजनपदों में से एक जनपद था तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तक्षशिला जाता है और तक्षशिला के राजा होता है आम्बिक। ठीक है, तक्षशिला के राजा जो आम्बिक होते हैं वो एकदम डराऊ और थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं। युद्ध तो करते हैं सिकंदर के साथ, परंतु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के कारण ये क्या करते हैं, सिकंदर से यहाँ पे संधि कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और ये लोग तक्षशिला से ये लोग जो होते हैं, आम्बिक जो होते हैं राजा, वो सिकंदर को कहते हैं, हम एक आम भाषा में समझेंगे, सिकंदर को कहते हैं कि अब आप पोरस की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, पंजाब के राजा यहाँ पे पोरस होते हैं, आप देख सकते हैं। मान लीजिए भारत का नक्शा अपना। ठीक है, और ये पंजाब हो गया, पंजाब वाला हिस्सा, और यहाँ पे है राजा पोरस। ठीक है, आम्बिक और सिकंदर, आम्बिक जो होते हैं सिकंदर को पोरस की तरफ इशारा करते हैं युद्ध करने के लिए और युद्ध में पराजित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आम्बिक और पोरस, सॉरी दोस्तों, आम्बिक और सिकंदर जो होते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं पोरस की तरफ, और पोरस से यहाँ पे युद्ध होता है किसका, सिकंदर का। ठीक है दोस्तों, सिकंदर का युद्ध होता है कहाँ पे, तो ये है झेलम नदी। मान लीजिए ये अपनी झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी, राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है झेलम नदी के तट पे। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं हम, तो हाइडन स्पीच के नाम से, हाइडन स्पीच के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे होता है, ये मैंने आपके लिए तीर का निशान बना दिया, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, हाइडन स्पीच के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है, तो झेलम नदी के किनारे। किसके बीच होता है, सिकंदर और पोरस के बीच में, यानी कि सिकंदर, ठीक है दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच, राजा पोरस के बीच में होता है हाइडन स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर ने बाउकफेला नामक शहर बसाया था, जो कि इसके प्रिय घोड़े का नाम था बाउकफेला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाउकफेला, यहाँ पे इसने शहर बसाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे जब पोरस से इसका युद्ध होता है। पोरस एक साहसी और बहादुर राजा होता है। ठीक है दोस्तों, परंतु युद्ध में पराजित हो जाता है सिकंदर से। पराजित होने के बाद भी सिकंदर जो होता है अपना स्वाभिमान
खोता नहीं है और वो अपने स्वाभिमान पे डटा रहता है। इससे क्या होता है, सिकंदर बहुत खुश हो जाता है और इसे इसका राजपट जो तक सम्मान दोबारा लौटा देता है, परंतु एक संधि के साथ कि ये जो है राजा पोरस जो है मगध पे अटैक करने के लिए इसकी युद्ध में मदद करेगा, यानी कि युद्ध की नीति को बनाएगा और युद्ध में मदद करेगा मगध साम्राज्य पे अटैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आम्बिक पहले आम्बिक को हराता है, आम्बिक जो कि सरेंडर कर देता है सिकंदर के आगे। युद्ध में पोरस जो कि डट के मुकाबला करता है, परंतु फिर भी पराजय हो जाती है। पराजय के बाद भी ये जो होता है अपने स्वाभिमान को खोता नहीं है और खुद पे डटा रहता है, जिससे क्या होता है सिकंदर जो है बहुत खुश होता है और उसका राज्यपाट सम्मान से लौटाता है और एक संधि करता है कि आप जो है मुझे मगध पे अटैक करने के लिए मदद करेंगे युद्ध में, ठीक है, नीतियों पे काम करेंगे मेरे। तो यहाँ पे पोरस होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है झेलम नदी, अब बारी आती है दोस्तों सिकंदर जब भारत के अंदर एंट्री लेता है। ठीक है दोस्तों, एंट्री लेता है। यहाँ पे है व्यास नदी, व्यास नदी। व्यास नदी जो है जिसको सिकंदर की सेना मना कर देती है। व्यास नदी जो है उस समय बाढ़ के पानी से लबालब भरी रहती है। ठीक है दोस्तों, और कई अंधविश्वास ऐसे होते हैं जो सिकंदर की सेना में फैला दिए जाते हैं, जैसे कि देवों की भूमि है, वहां जाने से मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस कारण का, इस टाइप का इनके अंदर जो होता है एक अंधविश्वास फैला दिया जाता है, जिससे क्या होता है सिकंदर की सेना डर जाती है। ठीक है दोस्तों, और व्यास नदी को पार करने से, यही वो व्यास नदी है यहाँ पर जिसे ये सिकंदर की सेना पार करने से मना कर देती है। अंततः सिकंदर जो होता है बहुत कोशिश करता है अपनी सेना को भारत में एंट्री करवाने के लिए कि वो मगध साम्राज्य पे आक्रमण कर सके, परंतु जो सेना जो होती है वो टस से मस नहीं होती अपने निर्णय से और वह जो होती है व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। इसके कई कारण है दोस्तों कि सिकंदर की सेना क्यों मना करती है। कई अफवाहें फैल जाते हैं, झूठी खबरें फैला दी जाती हैं सेना में, ठीक है, कि देवों की भूमि है। दूसरा कारण ये कि सिकंदर की सेना इतनी थक चुकी होती है युद्ध लड़ते लड़ते, क्योंकि वो जो होते हैं मकदूनिया मैसेडोनिया से युद्ध लड़ते लड़ते लगातार आ गए होते हैं, तो थकावट के कारण वो मतलब मना कर देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि व्यास नदी जो होती है उस समय नदियों के बाढ़ के पानी से लबालब भरी होती है। ठीक है, इसको देख के मना कर देते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जब यहाँ पे सिकंदर की सेना मना कर देती है तो सिकंदर को खाली हाथ यहाँ से लौट जाना पड़ता है। लाख कोशिश के बाद भी सिकंदर की सेना भारत में एंट्री नहीं लेती है, व्यास नदी को पार नहीं करती है, और वो जो होता है सिकंदर यहाँ से अपने स्थलीय सेना के साथ लौट जाता है। सिकंदर का जलीय सेनापति था निर्क्यास, जो कि जलीय सेना के साथ वो लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्थलीय सैनिक था, स्थलीय सैनिक सेल्यूकस निकेटर, जो कि कुछ समय तक सिकंदर के जाने के बाद भी जो इसने बाउकफेला नामक शहर बसाया था उसके अंतर्गत ये रहता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब सिकंदर लौट जाता है, सिकंदर लौटते समय जो होता है इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कारण कई निकलते हैं कि इसको पेट दर्द के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कई कारण निकलते हैं। ठीक है, इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे देखा, आप दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। भारत में आक्रमणकारी आप देखेंगे दोस्तों, ये भारत के पश्चिमी छोर से एंट्री करने का ही रास्ता है भारत में आक्रमणकारियों का। नीचे यहाँ पे पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आप देखेंगे नीचे की तरफ दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, और इस साइड देखेंगे आप दोस्तों तो ये पहाड़ी एरिया है, जिससे मगध साम्राज्य में एंट्री करने का कोई चांस नहीं बनता था। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी आक्रमणकारी हो वो पश्चिम की दिशा से ही मगध में एंट्री करने की कोशिश कर सकता था। ठीक है, यही कारण है कि सिकंदर ने भी यही रास्ता अपनाया। ठीक है, और वह भारत में आक्रमण नहीं कर पाया। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है सिकंदर महान के बारे में दोस्तों, जिसे हमने कवर कर लिया और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।